हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर अपलोड किया हुआ है 2024 और 25 का, इसको हम सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट मैं सैम्पल पेपर का कंप्लीट रिव्यू मैं पहले ही कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड ने किस तरह का सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है। तो देखिए, इस सैम्पल पेपर में टोटल 5 सेक्शन होता है और ABCDE के फॉर्मेट में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट 18 क्वेश्चन MCQ मिलेगा, उसके बाद 19 और 20th क्वेश्चन जो होता है वो असर्शन रीजन का होता है, और उसके बाद सेक्शन B 2 मार्क्स का होगा, सेक्शन C 3 मार्क्स का होगा, और सेक्शन D 5 मार्क्स का होगा, और सेक्शन E जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, जिसमें सभी के सभी क्वेश्चंस केस स्टडी के होंगे। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सैम्पल पेपर का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहता है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है वो एक स्क्वायर यूनिट में दिया हुआ है, बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू हमें रूट एक्स गिवन है। तो स्टूडेंट, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन अपने बुक में तो नहीं है, अप्लाइड मैथ जो ML अग्रवाल में सॉल्व करा रहा हूँ उसमें नहीं है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू रूट एक्स गिवन है। y इज इक्वल टू रूट एक्स गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x। तो ये स्टूडेंट क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। और कौन सा पैराबोला बन रहा है, राइटवर्ड पैराबोला बन रहा है। ये कुछ इस तरह का पैराबोला बन रहा है। और क्या बोला हुआ है, x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे, द एक्स एक्सिस की बात करें और x इज इक्वल टू हमें 1 गिवन है। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को अगर मैं 1 कह दूँ, x इज इक्वल टू 1, और फिर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, तो इसका बाउंडेड जो पोर्शन होगा वो कौन से वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि x एक्सिस ये है। तो इसका आप, तो इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखना है। तो y इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, रूट एक्स, और लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और ये लिमिट 1 से लेकर के 4 तक। इसको सॉल्व कर लोगे, x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये लिमिट 1 से 4 तक इज इक्वल टू 2 पलट के चला जाएगा ऊपर 2/3, x रेज टू पावर 3/2, और ये लिमिट आ गया 1 से लेकर के 4 तक। अब क्या करेंगे, x की जगह पे 4 पुट कर दीजिए, तो 2/3 एज इट इज़, और x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 रेज टू पावर 3/2। तो ये 2/3 एज इट इज़ इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 क्या होगा, 8 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 14/3। तो ये ऑप्शन चेक कर लीजिए, 14/3 कौन सा आ रहा है, ये ऑप्शन सी है। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सैम्पलिंग विच प्रोवाइड फॉर द नॉन जीरो इक्वल चांस ऑफ अ सिलेक्शन इज। स्टूडेंट, इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सिस्टमैटिक सैंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लेट द कॉस्ट फंक्शन फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग इज गिवन बाय द। देखिए, कॉस्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है, cx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, x³ माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। तो हमसे क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट फंक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इज गिवन बाय द, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज फ्रॉम 0 to 1 एंड देन इंक्रीज ऑनवर्ड्स। फिर कहता है द मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1 देन डिक्रीज ऑनवर्ड्स। मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज एज प्रोडक्शन लेवल
increases from the zero and marginal cost increases as production level increase from the zero। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है और फिर मार्जिनल कॉस्ट निकालने के बाद हमसे उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करिए। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से कितना आ गया, x² माइनस 2x। अब स्टूडेंट ये मार्जिनल कॉस्ट बना है, अब हमें इसका क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए वापस से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d अपॉन डी एक्स इंटू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 2। अब देखिए क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 1। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। जब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव और ये 1। अब देखिए यहाँ से मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 है और इधर 0 है। तो स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, ये जो है ना ये कॉस्ट फंक्शन है और x जो है वो नंबर ऑफ़ कमोडिटी है, तो क्या कभी x नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो 0 से इधर वाला वैल्यू तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से दो इंटरवल आ गया, 0 से 1 और सेकेंड इंटरवल 1 से लेकर के इन्फिनेटिव। अब 0 से 1 के बीच में उठा करके वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। 0 से 1 के बीच में अगर मैं यहाँ पे 0.5 पुट करता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ 0.5 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि इस वाले इंटरवल में वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और 1 से अगर मैं बड़ा वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और 1 से इन्फिनेटिव तक फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 एंड देन इंक्रीजेज ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, तो वैल्यू गिवन है 4x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 4 माइनस एक्स। तो एफ डैश एक्स को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू जब 4 कैलकुलेट किया तो यहाँ से इंटरवल हमें क्या गिवन है, -2 और 2/9। यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 2/9 नहीं है, 9/2 है। तो यहाँ पर जो है ना वो 9/2 है। इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 2, 9/2। तो इसको हटाइए, तो यहाँ से आ जाएगा 9/2। और एक वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू 4। तो हमें x की 3 वैल्यू पुट करके चेक करना है, किसके अंदर, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर। तो x की जगह 2 पुट करेंगे, -2। तो यहाँ से 4 इंटू 2, 4 इंटू -2 माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो अब -8 माइनस 2 इज इक्वल टू -10। अब 9/2 पुट करते हैं, तो 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2, 36/2 माइनस 9/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 72 माइनस 18, ये आ जाएगा 54/4।
और जब थर्ड वैल्यू आप पुट करोगे तो भी क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -10 होगा। यानी कि आपको क्या करना है, x की जगह पे 4 पुट कर लेना है। चलिए करके भी मैं दिखा देता हूँ। 4 × 4 -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो 16 माइनस इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 8। तो कितना आ गया, पॉजिटिव का 8। और उसने हमसे पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है, -10। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ द टी टेस्ट सिग्निफिकेंस अ रैंडम सैम्पल साइज n इज इक्वल टू, हमें गिवन है 2025, इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन देन द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1, n दिया हुआ है 2025 -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2024। ऑप्शन देखिए कौन सा है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या बोला हुआ है, द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन है स्टूडेंट, ये हमें कॉन्स्टेंट्स गिवन है। और x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए एक कर्व तो हमें ये वाला गिवन है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी शेडिंग उसने बाहर की तरफ की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है x ग्रेटर देन 10, और x ग्रेटर देन 10 का जो इक्वेशन है वो ये गिवन है। और इसका जो शेड है उसने किधर किया हुआ है, इधर किया हुआ है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी जो शेडिंग है वो किधर की हुई है, ऊपर की तरफ करा हुआ है उसने ऐसे। और हमसे ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी मे बी रिमूव्ड सो दैट फिजिबल रीजन रिमेन सेम अबव द ग्राफ। तो कहता है इनमें से हम क्या रिमूव कर दें कि जो फिजिबल रीजन है वो बिल्कुल सेम रहे। फिजिबल रीजन का मतलब ये स्टूडेंट की जो कॉमन पोर्शन है वो कौन से वाला आ रहा है, कॉमन पोर्शन जो है वो ये वाला आ रहा है। तो कहता है कौन से वाला पार्ट हम इसको रिमूव कर दें। तो देखिए अगर हम x + 2y की बात करें तो x + 2y का जो ग्राफ बनाओगे, जब आप x + 2y ग्रेटर देन 3, जब आप इसका ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा ऐसे, भाई हाँ या ना। तो इस वाले पोर्शन में देखिए ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर कहता है x ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन, जब वो 10 की बात कर रहा है तो इधर ये। उसके बाद x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, मतलब कहने का ये है कि अगर हम इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा दें तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा देता हूँ तो भी देखिए एक कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, एक कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, भाई हाँ या ना। तो फिजिबल रीजन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि अ प्लेयर रोल 1 फेयर डाई इफ़ द डाई शोज एन ऑड नंबर, द प्लेयर विन द वैल्यू दैट अपीयर्स ऑन द डाई। स्टूडेंट एक प्लेयर ने क्या किया, डाई को रोल किया, और डाई पे 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। और अगर स्टूडेंट ऑड नंबर आता है तो जितना नंबर आता है उतने पैसे वो जीत जाता है। अगर 1 आता है तो 1 रुपया जीत गया, अगर 3 आता है तो वो 3 रुपये जीत गया, 5 आता है तो 5 रुपये जीत गया। इसकी बात कर रहा है। फिर आगे क्या कहता है, एल्स लॉसेज हाफ द वैल्यू अपीयर्स ऑन इट अदरवाइज। अगर इवन नंबर आता है तो जितना इवन नंबर आता है उसका आधा जो है वो हार जाता है। जैसे मान लीजिए 2 आया तो 2 का आधा कितना हुआ, 1, तो मतलब -1 वो चला जाएगा, -1 वो हारेगा। जैसे 4 आया तो 4 का आधा कितना हुआ, 2, तो मतलब कि वो -2 रुपीज़ जो मतलब कि उसके अमाउंट में से -2 डिडक्ट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन कहता है। फिर कहता है द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्लेयर, तो हमें इसका एक्सपेक्टेड गेन बताना है, मतलब मीन बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ से आप क्या करोगे, नंबर ऑन डाई लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑन डाइस, और फिर इसके बाद इधर से बना लीजिए xi, और इधर से इसका प्रोबेबिलिटी pi, और इधर से pi इंटू xi। तो डाइस पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6।
अब देखिए अगर 1 आया तो वो 1 रुपये वो जीत जाएगा, लेकिन अगर 2 आया तो 2 का आधा क्या होगा भाई 1, तो ये चला जाएगा -1। फिर ये 3 रुपये जीत गया और फिर यहाँ से हो जाएगा -2। फिर 5 रुपये जीत गया और फिर यहाँ से हो जाएगा -3। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी सबकी क्या होगी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। अब क्या करेंगे PIXI, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 1/6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2/6, 5/6 और -3/6। अब इन सबको हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। 1/6 -1/6 प्लस 3/6 -2/6 और फिर प्लस 5/6 और फिर -3/6। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और ये 3/6 से 3/6 कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बचा -2/6 प्लस 5/6। तो इधर से आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 0.5। तो चेक करिए 1/2 कौन से वाला है, ये रहा देखिए 1/2 सी ऑप्शन है इसका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन का जो कॉस्ट है 12 लाख रुपए है। स्क्रैप वैल्यू हमें कितना गिवन है, 3 साल के बाद 3 लाख रुपए। देन द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करो, डेप्रिसिएशन निकालो। भाई 2 साल में हमने कितना डेप्रिसिएशन दिया, तो टोटल मशीन है 12 लाख रुपए का माइनस, और इसका स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाई टोटल यूजफुल लाइफ है 3 ईयर्स। तो आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 लाख। 3 लाख के स्टूडेंट 3 लाख जो है वो पर ईयर डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 6 लाख। भाई 1 साल का डेप्रिसिएशन 3 लाख है तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन 6 लाख। तो 2 साल के बाद इसकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी, 12 लाख में से आप 6 लाख माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 6 लाख आएगा। तो देखिए 6 लाख ऑप्शन में है, तो देखिए ये रहा सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि फिश जंप आउट द वाटर सरफेस फॉलोज पैराबोलिक पाथ 6x - x²। मतलब कहने का ये है कि जो फिश है ना वो जब जंप करता है तो पैराबोला शेप में बनाता है। आपने फ़िश को जंप करते हुए देखा होगा, कुछ इस तरह से वो ऐसे जंप करता है। भाई ऐसे आता है और ऐसे जंप करता है, तो किस फॉर्मेट का बनाता है, पैराबोलिक फॉर्मेट बनाता है। और इंटरवल भी हमें दिया हुआ है। फिर क्या कहता है आगे, फिर कहता है द फिश रीचेज हाईएस्ट इट्स पाथ, और सबसे ऊंचे वाले पाथ पे कहाँ पहुँचता है वो 3 और 1 इंटरवल दिया हुआ है। द स्लोप ऑफ द पाथ फिश एट द, हम ये दे रखा है और हमें इसका वैल्यू बताना है, मतलब कि स्लोप मतलब तो हाईएस्ट वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो देखिए y इज इक्वल टू हमें यहाँ से कितना गिवन है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू हमें वैल्यू गिवन है 6x - x² -8। इसका डेरिवेटिव कीजिए तो y डैश इज इक्वल टू 6 - 2x, तो y डैश इज इक्वल टू 0, तो -2x इज इक्वल टू -6, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब क्या करोगे, x की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 3। तो 6 - 3 × 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। मतलब कहने का ये है कि जो फिश है वो इस तरह से जंप कर रहा है, तो 0 जो है वो क्या बनेगा, मतलब कि टेंजेंट बनेगा किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। भाई यहाँ पे x इज इक्वल, ये पीक पॉइंट है इसका,
तो देखिए जीरो ऑप्शन कौन से वाला है, ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि ना लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब 5% ऑफ द बैच बैटरी आर डिफेक्टिव। टोटल जो डिफेक्टिव है वो कितना है, 5% है। अ रैंडम सैंपल ऑफ द 80 इज टेकन फ्रॉम द इंस्पेक्शन विद द रिप्लेसमेंट। मतलब कि यहाँ पे एन हमें कितना दे दिया उसने, 80। स्टूडेंट एन जो है वो क्या है, 80, और जो डिफेक्टिव है यानी कि पी इसके अंदर कितना दिया हुआ है, 5%। और 5% का मतलब क्या है यहाँ से, 1/20। फिर क्या कहता है, देन द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव सैंपल इज। तो P है 1/20, तो Q क्या आएगा, 1 - 1/20 इज इक्वल टू 9/20। और स्टूडेंट यहाँ से वेरिएंस क्या हो जाएगा, N, P और Q। तो N हमें गिवन है 80, और P है 1/20, और Q है 19/20। तो इससे कैंसिल कर लोगे आ जाएगा 4, इससे कैंसिल कर लोगे आ जाएगा कितना, 5। तो यहाँ से आ गया 19/5। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है कि इफ़ इट इज़ द करंटली 6 PM, अभी जो है वो 6 बज रहा है, इन 12 आवर्स क्लॉक, देन व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर द 375 आवर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करिए, 375 आवर्स है, बिल्कुल ये अप्लाइड मैथ ML अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 पे चला जाएगा, तो 24 135, और फिर ये जाएगा 24 × 5 120, तो ये बच गया 15। भाई यहाँ पर जो है 15 दिन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे 15 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्या करिए, अभी टाइम कितना हो रहा है, 6 बज रहा है, 6 PM। 6 PM में क्या करो, 15 घंटे जोड़ दो, तो 6 PM में 12 घंटे जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 AM होगा, और फिर 3 घंटे और जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 AM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हमसे कि द वैल्यू ऑफ 1/x इज गिवन, और हमें इंटरवल क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू -1, -0। इसके अंदर हमें जीरो ऐड नहीं करना, और क्या कह रहा है, और ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। एक नंबर लाइन बनाइए यहाँ से, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए, इधर आएगा -1, और इधर आएगा 3, और इधर 0। तो यहाँ से 2 इंटरवल आ गया, -1 से 0, और सेकेंड इंटरवल है 0 से लेकर के 3 तक, और ये यूनियन। तो देखिए इन दोनों इंटरवल में आपका ऑप्शन नंबर सी और डी तो पहले ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी और डी, हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं, सी और डी तो पहले ही कैंसिल हो गया, इसका तो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन बी बचा। तो ऑप्शन ए में -0 से लेकर के -1 तक, इसके अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे -इन्फिनेटिव तक, तो वैल्यू हमें क्या देगा, वैल्यू जो है वो हमें नेगेटिव ही देगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये तो सेटिस्फाई करेगा। और अगले वाले में अगर हम 0 से लेकर के आगे की वैल्यू पुट करें 0 से 3, क्योंकि यहाँ पे 1/x गिवन है, तो 3 से तो छोटा ही वैल्यू आएगा हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज अटैच्ड टू द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इज टर्म्ड एज। तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा, सेकुलर ट्रेंड वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
कहते द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पेमेंट of the rupees 800 made at the end of the every 6 month continuing forever if the money worth is 4% per annum compounded semi-annually then the present value of the sequence is। तो स्टूडेंट इसके अंदर आई कितना होगा, 4% बोला हुआ है यानी कि 4/100 और सेमी एनुअली बोला है तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/200। और प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है R/I। तो यहाँ से R हमें कितना दिया हुआ है 800 और I कितना आ गया 400/200, ये चला जाएगा ऊपर, तो 800 × 200 डिवाइडेड बाई 4, इसको कैंसिल कर लोगे आ जाएगा 200, तो यहाँ से आ गया 40,000। देखिए ऑप्शन है कोई 40,000, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए L1 इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व। देखिए L1 जो है ये हमें L1 गिवन है, ये लाइन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टेंजेंट है। फिर L2 इज द लाइन कनेक्ट द पॉइंट एक्स वाई टू द ओरिजिन, और L2 जो है वो इससे क्या करता है कनेक्ट करता है इस पॉइंट पे, और ये इसका कुछ इस तरह से ऐसे कर्व बना हुआ है, ये यहाँ से ऐसे ये कर्व कुछ स्टूडेंट जो कर्व बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है इस तरह से। तो अगर मैं लाइन L1 की बात करूं तो लाइन L1 में एक्स वाई है, तो लाइन LY का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू dy/dx। फिर क्या कहता है लाइन L2 जो है वो इससे कनेक्टेड है, तो भाई ये पॉइंट जो है ओरिजिन पे क्या होगा 0 0, तो एक पॉइंट आ गया 0 0, एक पॉइंट आ गया XY, तो लाइन L2 का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ लाइन L2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन x - 0 इज इक्वल टू ये आ गए स्टूडेंट y/x। फिर क्या कहता है द स्लोप ऑफ L1 इज 1/3 ऑफ द स्लोप ऑफ L2। स्टूडेंट जो स्लोप L1 है ना, जो dy/dx है वो 1/3 है किसके, स्लोप ऑफ L2, और L2 का स्लोप हमने कितना निकाला y/x, y/3x। चेक करिए y/3x कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स एडजॉइंट ए हमें गिवन है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसके अंदर एडजॉइंट ए हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 2A इनवर्स, और हमें जो बताना है वो 3A × A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ से दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का डिटर्मिनेंट n-1 इज इक्वल टू, और ये 2 देखिए बाहर आएगा, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ से क्या बचा, ये वैल्यू बच गया, और n की जगह पर भी हम 3 पुट कर देते हैं, तो a डिटर्मिनेंट 3 में से 1 माइनस किया तो 2 और 8, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a डिटर्मिनेंट r³ इज इक्वल टू 8, तो a डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ गया 2, और हमें यहाँ से बताना क्या है ये वैल्यू, तो 3⁻³ ये 3 जो है वो बाहर आएगा, तो a डिटर्मिनेंट ये वैल्यू बचा, और स्टूडेंट यहाँ पे ये ट्रांसपोज है, मैंने इन्वर्स कंसिडर कर लिया, ये ट्रांसपोज है यहाँ पे, ये ट्रांसपोज आएगा, और स्टूडेंट यहाँ से A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है A, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
3 ए डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, तो 27 इंटू, और ए डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 27 इंटू 4 कितना आ गया 108। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें देखिए पी और क्यू मैट्रिक्स गिवन है। पी मैट्रिक्स स्टूडेंट हमें ये गिवन है, और क्यू का ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, और पी माइनस क्यू बताना है। तो देखिए यहाँ से पी मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 4 -1 2 0 और 1, और क्यू ट्रांसपोज है, तो मैं क्या करता हूँ इसका वापस से ट्रांसपोज कर देता हूँ। देखिए क्यू ट्रांसपोज का अगर मैं वापस से ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या आएगा, क्यू बनेगा। तो मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज करता हूँ, और ये माइनस का साइन है, तो माइनस, और -1 1 2 2 1 और 3। अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 1 4, 4 में से 1 गया 3, -1 -2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1 और -2। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 4 3 -3 0 ये, और स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है, बी, ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसका जो ऑर्डर है, 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रखा है इसमें, तो ऑर्डर आ जाएगा 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है 1, तो वो डिग्री, तो इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो हमें ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। 2 स्टेटमेंट आर गिवन, आर लेबल्ड असर्शन ए एंड द लेबल्ड रीजन, और आर को रीजन बोला हुआ है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। अगर दोनों ही ऑप्शन असर्शन और रीजन अगर दोनों ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ये आएगा। अगर बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी आएगा। ए इज़ ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है, और डी जो है वो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे क्या कहता है। क्वेश्चन बोला हुआ है, क्या असर्शन में कहता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट 6% व्हेन द कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली e raised to power 0.06 -1 इज इक्वल टू 6.18%, ये हमें गिवन है। और रीज़न दिया हुआ है द रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव रेट ऑन द इंटरेस्ट एंड द नॉमिनल रेट इंटरेस्ट r raised to power -1 where e is the Euler number, अप्रोक्सीमेट वैल्यू गिवन है, एंड कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली। तो स्टूडेंट अगर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फार्मूले की बात करूं, तो इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट क्या, r raised to power -1, और यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 6% गिवन है। तो स्टूडेंट जितना ही जो भी परसेंटेज यहाँ पे हमें गिवन होता है कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, मतलब कि जो इसका वैल्यू आता है वो हमेशा 6 से ज़्यादा ही आता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, और इसका फार्मूला भी हमें बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है। तो दोनों ही वैल्यू जो है वो इसका एक्यूरेट है, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन हमें गिवन है क्या, ए इज इक्वल टू, देखिए ए आई जे, इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन नहीं है, वेयर एम इज ए स्केलर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेना है, और यहाँ पे ऑर्डर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं।
2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे तो A11, A12, A21 और A22। अब क्या कहता है कि अगर I इज इक्वल टू J, मतलब जो ये दोनों वैल्यू सेम है उसकी जगह पे M रखिए, तो यहाँ पे M रखो और यहाँ पे M रखो, और बाकी जगह पे हमें 0 रख देना है। और आगे क्या कहता है, M की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 0 0 और 1। फिर क्या कहता है, रीजन एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ नोट ए स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट सभी के सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसका स्टूडेंट असर्शन तो करेक्ट है, बट इसका रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। क्योंकि सभी के सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स होता है ना। स्केलर मैट्रिक्स में 4 0 0 और 4, भाई ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए ये तो हमेशा इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 और 1 आता है। तो इसका रीजन जो है वो गलत है, बट असर्शन इसका करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये था सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन बी पे चलते हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्कर होंगे। देखिए कहता है कि इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड इन द मिल्क कॉस्टिंग 60 पर लीटर सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर वुड बी 50 पर लीटर। तो यहाँ पे कह देते हैं कॉस्ट ऑफ वाटर 0 रुपीज़ पर लीटर और कॉस्ट ऑफ मिल्क 60 रुपीज़ पर लीटर, और इनका एवरेज हमें कितना गिवन है, 50 पर लीटर गिवन है। तो क्या करिए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 50 आएगा। ये कैंसिल हो गया, तो इसका रेशो कितना आ गया, 1:5। मतलब कि ये चीपर प्राइस है, ये डीलर प्राइस है, और ये एवरेज प्राइस है। तो उस तरह से आप इसको लिख के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अ पंप कैन फिल द टैंक वाटर इन 2 आवर्स। एक पंप है जो किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है। बिकॉज ऑफ लीकेज इट टुक 7/3 आवर्स टू फिल द टैंक। लीकेज की वजह से इतना टाइम लेता है। फिर कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर इन द फुल टैंक। तो ड्रेनेज को हम एक्स से जूम कर लेते हैं। यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट टाइम टेकन टू ड्रेन फुल टैंक इज इक्वल टू x आवर्स। तो टाइम टेकन टू ड्रेन द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x। 2 घंटे जो लगता है वो फिल करने में लगता है तो 1/2, और खाली करने में लगता है 1/x। और टोटल टाइम जो लगता है वो कितना, लीकेज का दिया हुआ है 7/3, तो 1/7/3, तो 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/7। इसको उधर लेकर के जाइए तो आ जाएगा माइनस का 1/x इज इक्वल टू 3/7 माइनस 1/2। तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू इधर से 14 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से क्या बचा, 3 2 जा 6 माइनस 7। तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/14, इससे कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना बच गया, कितना आ गया, 14 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ 200 मीटर रेस ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू बी। ए ने बी को स्टार्ट दिया 18 मीटर का,
तो स्टूडेंट ए और बी का रेशो क्या हो जाएगा, ए तो चला पूरा 200, तो बी कितना चला 200 माइनस 18, तो स्टूडेंट ए और बी का रेशो यहाँ से कितना आ जाएगा 200:182 एंड मीटर टू बी एंड आई स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू सी। ये फर्स्ट केस था। और सेकंड केस में क्या कह रहा है, ए और सी का रेशो, ए अगर पूरा 200 चलता है तो सी कितना चलता है 31 मीटर कम, तो 200 माइनस 31, तो ए और सी का जो रेशो है वो आ जाएगा कितना 200:169। अब बोल क्या रखा है उसने, इन अ रेस ऑफ द 350 मीटर हाउ मच स्टार्ट बी गिव टू सी, तो बी अपॉन सी बताना है। तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू, तो बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी, तो ए है वो कितना है 200 और बी कितना है 182 इंटू ए है 200 और सी कितना है 169। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए तो आ जाएगा 182/169। आई थिंक ये 14 से कैंसिल हो, 13 से कैंसिल हो जाएगा 13 और 14 पे, तो 14:13। अब देखिए हमें जो है क्या कहता है, बी ने सी को कितना स्टार्ट दिया 350 मीटर का रेस है, तो क्या करिए बी को 350 बना लीजिए। तो बी को 350 बनाने के लिए क्या करो, 350 को 14 से डिवाइड कर लीजिए पहले, तो 14 2 जा 28 आ गया 70, 14 पंजे 70, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से। मैंने क्या करा, बी को 350 बना लिया, 350 बनाने के लिए 14 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये पता लगा कि ये कितना आया 25। तो यहाँ से ये तो आ गया 325 और स्टूडेंट इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 350 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 325। कितने का डिफरेंस है, 25 मीटर स्टार्ट दिया किसने, बी ने सी को, कितने मीटर के रेस में 350 मीटर के रेस में। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अ बोट टेक थ्राइस लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो मैं यहां से कह देता हूं क्या, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में अगर वो पी टाइम लेता है तो टाइम टेकन टू गो इन अप स्ट्रीम, इसमें कितना टाइम लेता है 3p का टाइम लेता है। तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होता है मेरे दोस्त वो t1 होता है, इसका जो टाइम होता है वो t2 होता है। तो यहाँ से t1 आ गया p और t2 कितना आ गया 3p। फिर क्या कहता है, टू स्टार्टिंग पॉइंट इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, और जो y है वो कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो हमें x बताना है। तो यहाँ से क्या करोगे देखिए, x अपॉन वाई, मतलब कि अगर आपको t1 टाइम दे रखा है, t2 टाइम दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ पे t2 प्लस t1 कर लेंगे तो x हमें कैलकुलेट करना है और y हमें गिवन है 5 और t1 हमें गिवन है कितना p और t2 गिवन है 3p और 3p माइनस p। तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 4p अपॉन 2p, p से p कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया
10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कहता है द इंसिडेंस ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर हैव अ 20% चांस ऑफ द सफरिंग फ्रॉम इट। मतलब कि वर्कर के जो हैं वो बीमार होने के चांसेस कितने हैं? 20% है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउट ऑफ द 6 वर्कर 4 और मोर विल कैच द डिजीज। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये बाइनोमियल थ्योरम का है। तो इसके अंदर देखिए बीमार होने के चांसेस कितने हैं? 20% है। और इसमें n कितना दिया हुआ है? 6। तो स्टूडेंट इसके अंदर n हमें दे रखा है 6 और p कितना दिया हुआ है? 20%। का मतलब क्या होता है? 1/5। तो q यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/5। 1 में से माइनस कर दिया और बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो क्या कहता है? 4 और 4 से ज़्यादा। मतलब कि यहाँ पे जो है हमें कैलकुलेट करना है px ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मतलब कि px इज इक्वल टू 4 प्लस px इज इक्वल टू 5 प्लस px इज इक्वल टू 6। तो n कितना दे रखा है? 6c 4 इंटू p कितना है? 1/5 रेज टू पावर 4 इंटू 4/5 रेज टू पावर 6 माइनस 4, फिर प्लस 6c5 1/5 रेज टू पावर 5 और 4/5 रेज टू पावर 1, मतलब 6 माइनस 5, फिर प्लस 6c6 1/5 रेज टू पावर 6 और 4/5 रेज टू पावर 6 माइनस 6। तो स्टूडेंट जब आप 6c4 को सॉल्व करोगे तो 15 आएगा। देखिए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो कितना आ गया? 15। तो यहाँ पे आ गया 15 इंटू 1/5 रेज टू पावर 4 इंटू 4/5 रेज टू पावर 2 प्लस 6c5 को जब सॉल्व करोगे तो 6 आएगा। तो 6 इंटू 1/5 रेज टू पावर 5 और 4/5 रेज टू पावर 1, और 6 से 6 को करोगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 1/5 रेज टू पावर 6 इंटू 1, क्योंकि 6 में से 6 को माइनस करोगे 0 आएगा, और किसी भी वैल्यू पे पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है। तो 15 इंटू, अब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या करो, देखिए 1/5 रेज टू पावर 4 यहाँ पर है और 1/5 रेज टू पावर 2 यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ, 1/5 रेज टू पावर 6 ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से 15 बचा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बचा, फिर प्लस यहाँ पे भी सेम कॉमन आ गया, तो 6 बचा, यहाँ से 4 बचा और यहाँ से पूरा 1 बचा। तो 1/5 रेज टू पावर 6 इंटू 240 प्लस 25 इज इक्वल टू 1/5 रेज टू पावर 6 इंटू 265। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। आप चाहो तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 0.0017 करके कुछ समथिंग आएगा। आप इसको चेक कर लेना। वैसे यहीं तक आप आंसर इसका छोड़ सकते हो, क्योंकि 5 रेज टू पावर 6 निकालना बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये 24 का ही और वाला पार्ट है, तो हम तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे। कहता है कि द लाइफ टाइम ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन 12 महीने दिया हुआ है, मीन दे दिया उसने 12, मतलब कि म्यू कितना दे दिया उसने? 12। कितना दे दिया हमें? 12
और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें कितना दे दिया 2। फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन विल लास्ट लेस देन 7 मंथ। मतलब कि उसने हमें पी एक्स लेस देन 7 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम जेड निकालेंगे। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड इज इक्वल टू एक्स कितना दिया हुआ है 7 माइनस म्यू दिया हुआ है 12 बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2, तो आ जाएगा माइनस का 5/2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जेड में चेंज कर लेंगे। तो आ जाएगा पी जेड लेस देन -5/2। भाई हाँ है ना। और इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी जेड लेस देन 5/2। क्योंकि दोनों साइड ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो नेगेटिव साइन को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आ जाएगा 1 माइनस, और इसका वैल्यू हमें देखिए ये गिवन है 0.9938। तो यहाँ से आ जाएगा 0.0062। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट पार्ट था। फिर कहता है बिटवीन 7 एंड 14। मतलब कि जो p की वैल्यू है ना यहाँ पे, वो क्या होगा 7x और ये 14। तो देखिए 7 तो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, कितना पहले से कैलकुलेट किया हुआ है -5/2। तो हम यहाँ से 14 वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू आ गया 1। भाई हाँ या ना। अब क्या करोगे, इसको z में चेंज करो। तो p 7 की जगह पर हमें क्या लिखना है, -5/2 लेस देन z और लेस देन 1 इज इक्वल टू, और इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, p z लेस देन 1 माइनस p z लेस देन -5/2। और इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.8413 माइनस, और ये हमने क्या कैलकुलेट किया है 0.0062। इसको माइनस करिए, 8413 में से माइनस करना है 0062। तो आ जाएगा 1, 11 में से 6 गया 5, 3 और 8, 0.8351, 0.8351। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इफ a इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर अल्फ़ा यहाँ से एग्जिस्ट करता है तो हमें कंडीशन दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू b। हमें स्टूडेंट कंडीशन दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो a का स्क्वायर का मतलब ये है अल्फ़ा 011 इंटू अल्फ़ा 011 इज इक्वल टू b मैट्रिक्स है 1 0 5 और 1। मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कीजिए अल्फ़ा स्क्वायर, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अल्फ़ा को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का अल्फ़ा प्लस का 1 आएगा, और फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू 1 0 5 और 1। अब इसको कर दीजिए कम सॉल्व, अल्फ़ा स्क्वायर 0 अल्फ़ा प्लस 1 1 फिर इज इक्वल टू 1 0 5 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया +-1। अब यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया 4।
तो देखिए दोनों में से कुछ वैल्यू कांस्टेंट है क्या, सॉरी दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन है क्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर आ रहा है +1 और -1 और इधर आ रहा है 4, तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको आज का सैम्पल पेपर समझ आया होगा। जल्दी ही मैं इसके और भी पार्ट लेकर के आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।